नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट मंच पर में। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 कल एग्जाम हुआ है, आप सबको पता है, 16 जून 2024। इसमें प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। आप लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, टारगेट है 70th बीपीएससी। तो आपको यहां से पता लगेगा, ये जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, जो कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और टाइम की मैं बात करूं तो मैं बता चुका हूं कि टोटल टाइम की अब मैं बात कर लूं तो जून का 10 दिन रहा है आपके पास, और जुलाई का 30 दिन, अगस्त का 30 दिन, सितंबर का मैं कहूंगा 20 दिन आप मान के चल सकते हैं, है ना। क्योंकि 10 दिन जाहिर सी बात है जो लास्ट का होते हैं फुली रिवीजन में रहते हैं। तो मैं कहूंगा अब भी 90 डेज है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम 30 सितंबर का है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें यूपीएससी 2024 में जो जून 2024 यानी कल 16 जून का एग्जाम हुई है, जीएस पेपर 1 का मैं चर्चा करूंगा, है ना। तो कहां कहां से क्वेश्चन आया है जरा सा देख लीजिएगा। जो 100 क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पैटर्न की थोड़ा सा बात कर लीजिए। और अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा सारी चीजें कि क्वेश्चन आया कहां कहां से है और क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन से बुक फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी भी अब यूपीएससी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये सारा टॉपिक आपका जो है अच्छा से कवर होना चाहिए। देखिए, इस बार हिस्ट्री का योगदान बहुत कम रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन ही पूछा गया है। में से अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है एंशिएंट का, और उसके बाद मेडिवल का 1 क्वेश्चन हो जाता है। अगला सेक्शन आप लोगों का जो था वो था जो यूपीएससी में पूछा गया था वो पोल साइंस। अच्छे खासे क्वेश्चन थे, यहां से 20 क्वेश्चन था, और बताऊंगा कि 20 क्वेश्चन कहां से आया था। उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अगर ज्योग्राफी में बात कर लूं तो यहाँ भी 18 से 19 क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर्स को भी मैं शामिल कर दूं तो 19 के आसपास में क्वेश्चन हो जाता है, 18 से 19। करंट अफेयर्स का यहाँ पे भी 15 से 17 क्वेश्चन था। उसके बाद इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से अगर क्वेश्चन पूछा गया था तो करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया था। ठीक है, और कट ऑफ कितना जाता है, लगभग 45 के आसपास में क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका प्री हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो, और अच्छा इकोनॉमिक्स का भी लगभग जो है 16 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन था। 15 से 17 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही भी था, 15 के आसपास में ऐसा ही था। इसका भी पैटर्न था, मैं बता चुका हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से कवर करके जाते हैं तो यूपीएससी का आपका प्री कभी नहीं रुकेगा, जो कि आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए 20 यहाँ से मान के चलते, ज्योग्राफी का 18 ही था तो 38 हो गया, 38 और 15 यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ है। लगभग 55-57 के आसपास में यहीं से क्वेश्चन हो जा रहा है। हिस्ट्री अगर शामिल कर दो साथ तो लगभग 60-65 क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहा है, ये चारों सेक्शन से। ठीक है, लेकिन बीपीएससी का कुछ और खेला है। वो खेला क्या है आगे मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए हैं और क्या सोर्स आपका होना चाहिए। तो अभी मैं आपको हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ये कहां से पूछे गए हैं। पोल साइंस का सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कोशिश करूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बताने का। लेकिन अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स और बाकी जो सेक्शन है करंट अफेयर्स, है ना, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा योगदान था, और करंट अफेयर्स डायरेक्टली यहाँ पे स्कीम से तो 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, युद्ध नव्यार से यहाँ से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो यार आपको क्या क्या चीजें तैयार करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे बीपीएससी प्री के लिए तो कैसे जुड़ पाएंगे, जो ये 80 दिन का प्लान है उसमें। तो भैया क्लास शुरू है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे सारे इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। इसका फी बहुत कम है, और मैं दिखाऊंगा नोट्स अभी दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखाऊंगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना। अभी बताऊं ना कि भाई ये कल जो एग्जाम हुई है हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का 20 में से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से मैं दिखाऊंगा, सारी चीज विद प्रूफ के साथ है। अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो जरूरी हो जाता है, तो जो लोग इच्छुक है आइए, नोट्स जरूरी है। और नोट्स जरूरी क्यों है अभी आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो जो लोग इच्छुक है मात्र 2599 रुपए में ये कंप्लीट ये प्री का बैच है, आप आ सकते हैं 17 बीपीएससी के लिए, है ना। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ध्यान दें ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है,
जो क्लास का टाइमिंग है, आप फ्री नहीं होते हैं, वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं मल्टीपल टाइम, इसका वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा। फी मात्र 2599 रुपया है। इसमें आपको बीपीएससी का सारे सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, सारे सेक्शन, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पेशल बिहार और करंट अफेयर्स, सारे सेक्शन कवर करवाया जा रहा है। और मात्र 80 दिन में ये पूरा चीजें कवर करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और यूपीएससी में आपको ये भी पता लग जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे साथ नहीं भी जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। कारण क्या है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और जो चीजें न्यूज में रहता है वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके चर्चा करते हैं, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए 70th यूपीएससी के लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। और ये जानना जरूरी भी होता है कि भाई एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे। जो कि 70वीं यूपीएससी में बात करूँ तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और आप 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो सारे टॉपिक आप जाके कवर कर लें। ठीक है, तो पहले हम लोग हिस्ट्री को कवर देखने वाले हैं, उसके बाद पॉलिटी। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि लगभग पॉलिटिकल साइंस का 20 क्वेश्चन आया था। हालांकि हिस्ट्री का दायरा कम था, 7 से 8 क्वेश्चन था, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा इस बार योगदान है, लगभग 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, है ना। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं, वहीं पे मैं आपको सारी चीजें बताते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपके पास होगा, नहीं भी दिया होगा तो आप जो है कहीं ना कहीं देखा ही होगा पेपर। नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा आप लोग टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कम से कम देखिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कहाँ से आ रहे हैं और किस लेवल का आपको पढ़ाई करना है। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोट्स कितना जरूरी हो जाता है आपके, जब आप तैयारी करते हैं उस दौरान नोट्स कितना जरूरी होता है ना। तो मेहनत जरूर लगता है नोट्स बनाने में, लेकिन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अभी आपको पता लगेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, हालांकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन था, लगभग 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से ही था। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीजें, और ये भी मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन था और बाकी क्वेश्चन और कहाँ से बना सकते थे, ये भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप लोग जाहिर सी बात है तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ना छोटे छोटे चीजों को इग्नोर कर देते हैं, कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत के संदर्भ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से जो है किन उपनामों से जाना जाता था। इसका जो है अलग अलग उपनाम क्या था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके ऑप्शन में जो है देख सकते हैं, ये ऑप्शन है, और मैं नोट्स पे लेके आ चुका हूँ, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन रहता है। अभी मैं बुक के लेके भी बताऊंगा कि भाई कौन से बुक से इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे नोट्स की मैं बात करूँ तो मैं जो तैयारी करवाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट दिखा देता हूँ, जो कि यार एक बुक में सारे कंटेंट नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं। तो ये बौद्ध धर्म को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और ये सारे की पॉइंट्स, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप नोट्स बनाए ना भाई, तो की पॉइंट जरूरी होता है आपके एग्जाम के लिए, और नॉलेज भी होना चाहिए। और इसमें सिर्फ की पॉइंट नहीं है, वो सारे बातें यहाँ पे मेंशन किया गया जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हैं जो कि हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो डायरेक्टली यहाँ पे नोट्स में आपको दिखेगा। मैं मेंशन करता हूँ, जरा सा वेट करिएगा, नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। बुद्ध का जो अन्य नाम है यहाँ पे शाक्यमुनि, तथागत और मैत्रेयी। डायरेक्टली देखिए इस नोट से प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ध्यान रखिए, आप ये सारे की पॉइंट मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि भाई एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक को कवर करते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड दोनों को कवर करिए, और उसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, जरूरी। यही चीज मैं जाहिर सी बात है काम किया हूँ, तो आपके सामने सब कुछ है, और ये मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, आपने देखा होगा कई बार मैं नोट्स का रिव्यू किया हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत खंगालेंगे तब आपको मिलेगा, लेकिन मेरे नोट्स में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये, हालांकि मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। जैसे जैसे यहाँ पे इस उसमें है तो मैं दिखाते जाता हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, जरा सा देखिएगा, जस्ट वेट। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को, भटकल जगह का नाम है, भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो भाई आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई मध्यकालीन भारत के दौरान अगर मैं बात करूँ तो भाई किसके शासनकाल में पुर्तगाली आया होगा। ठीक है, ये दिमाग में चलना चाहिए। तो आप पढ़े रहेंगे, नोट्स में चीजें मेंशन रहेगा, तो क्वेश्चन आप बना पाएंगे। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो मैं पढ़ाया हूँ, ये जो नोट्स दिया हूँ वहाँ पे लेके चलता हूँ।
ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई आपको कौन कौन से, अगर नोट्स नहीं है आपके पास, आपने नहीं बनाया, तो अभी भी जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन से बुक को कवर कर लेना है और उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो कंफर्म करना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग संगम वंश को पढ़ते हैं, सालू वंश को पढ़ते हैं, तुलु वंश को पढ़ते हैं और अरिवाडो वंश। देखिए कई सारे और छोटे छोटे वंश हैं जो महत्वपूर्ण होता है, वही मैं मेंशन भी किया हूँ। और एग्जाम में मैंने आपको 2023 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, है ना, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और आपको तैयार करना है क्या क्या चीज है। और मैं आपको बताया था कि मेरे नोट से कितने क्वेश्चन आए थे। कारण क्या है कि वो सारे की पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। ये जाहिर सी बात है, संगम वंश है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तुलु वंश दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तुलु वंश की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो महान शासक है ये कृष्णदेव राय है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं अभी ये चीजें मेंशन नहीं किया हूँ और ये अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ। नोट्स मैं कई बार रिव्यू किया हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं भाई आप लोग मिला लेना। आपको मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये है, 34 नंबर पेज पे आप जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, डोमिगोस ने आया था। इसका नाम था डोमिगोस पायस, विजयनगर आया था और इन्होंने भटकल में जो है इसे किला बनाने की अनुमति दी थी कृष्णदेव जो है राय प्रथम ने, ठीक है ना, कृष्णदेव राय ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब सर बुक में तो हम कैसे डिफाइन करें कि भाई ये महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर होते हैं ना तो आपको ये नहीं पता चलेगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्या कि पीवाईक्यू उठाइए। बीपीएससी का जितने भी एग्जाम होता है, यूपीएससी का जितने भी पेपर हुए हैं भाई, आपको क्वेश्चन उसका देखना पड़ेगा। उससे पता लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से की पॉइंट महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स मैं बनाया हूँ, ये एक दिन का मेहनत नहीं है, ये सालों का मेहनत है ना। तो ये सारी चीजें हैं। खैर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो हालांकि आपको छठी क्लास के एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। आप कहेगा सर ये कौन सी बड़ी बात है, छठी क्लास के एनसीईआरटी में तो इमाम गांव को हम लोग कई बार पढ़े हैं, ये सब कई बार पढ़े हैं। तो हाँ ठीक है, छठी क्लास के एनसीईआरटी का मैं जो नोट्स दिया हूँ वहाँ पे ये डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी आपको देख सकते हैं भाई, और ये न्यू एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आराम से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। अभी आप कहेगा सर आप बोले 8 क्वेश्चन था इसका, तो बताया नहीं 8 क्वेश्चन भैया, सब मैं दिखाऊंगा जैसे जैसे सीरियल वाइज है ना, मैं वैसे ही दिखाते जाऊंगा, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कम टाइम में आपको मैं सारी चीजें दिखा दूं, और ये जरूरी होगा आपको देखना, जो कि आगे आपके बीपीएससी है और आपके पास है ओसीडी, ठीक है। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस के लेके बताऊंगा, मैं अपना नोट्स दिखाऊंगा, और ये एम लक्ष्मीकांत और डी बसु का कंपाइलेशन होता है, और जो चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं होता है तो भाई एनसीईआरटी का भी मैं इशारा लेता हूँ, और आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अभी मैं बताऊंगा जिसका योगदान अभी 20 क्वेश्चन था किसका, तो पॉलिटिकल साइंस का यूपीएससी में 2023 में आप सबको पता होना चाहिए, सॉरी 2024 का मैं दिखा रहा हूँ, जो कल एग्जाम हुई है 16 जून को, 16 जून 2024 का, उसका पेपर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे पोल साइंस पे भी मैं आपको लेके चलूंगा, ज्योग्राफी पे लेके चलूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी का 18 क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया ना कि ज्योग्राफी का लगभग 18-19 क्वेश्चन था, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन था और इंडियन ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन देखने को मिला है ना। हालांकि यूपीएससी में हमेशा वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज्यादा क्वेश्चन रहता है, लेकिन बीपीएससी में इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, ठीक है, और स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी का। तो लेकिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अब बहुत अच्छे से कवर करना है, अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये टॉपिक अच्छे से आपका कवर रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। कर्नवालिस से संबंधित है, तो आप सबके दिमाग में चलेगा कि अच्छा रैयतवाड़ी व्यवस्था होगा, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि कर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको डायग्रामिकली सब कुछ पढ़ाया था आपके सामने, सब कुछ। और क्वेश्चन को आप तभी बना पाएंगे जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ाए, वो जो मैं अभी क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन में क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन तो आसान था, ये क्वेश्चन है आसान अगर इस टॉपिक को अच्छे पढ़े हैं आप तो, है ना। टॉपिक का नाम ही है भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और एनसीईआरटी में देखो सारी चीजें एक जगह कवर नहीं किया गया है ना, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो अब मैं अपने संदर्भ में बात करूँ तो देखिए, भूमिका बताया हूँ, अस्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं और इसे इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, रैयतबारी व्यवस्था और महलबारी व्यवस्था। और यहाँ पे मैं आपको जब अस्थायी बंदोबस्त पढ़ाया था तो वहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक उद्देश्य क्या था, राजनीतिक उद्देश्य क्या था, इसका सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था, और सबसे बड़ी बात है कि महलबारी व्यवस्था किस क्षेत्र में था, जो रैयतबारी व्यवस्था है ना, ये किस क्षेत्र में था, और जो अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट जो सिस्टम था इसके ये कौन से क्षेत्र में था, ये बड़ी महत्वपूर्ण होता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप बना सकते थे अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखो। कर्नवालिस का नाम जैसे ही आ रहा है तो आपके दिमाग में रैयतबारी नहीं आना चाहिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आना चाहिए ना। अभी मैं रैयतबारी व्यवस्था का भी पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा, तो है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ऑलरेडी मैं इस की पॉइंट को हाईलाइट कर दिया हूँ कि भाई अस्थायी बंदोबस्त जो है कर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा कौन कौन क्षेत्र में, तो बिहार मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के जो है उत्तरी इलाका, और कर्नाटक का जो यहाँ पे देखिएगा उत्तरी क्षेत्र में जो है, सॉरी उत्तर प्रदेश का बनारस के क्षेत्र में और कर्नाटक का उत्तरी इलाका में ये लागू किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सब कुछ एक जगह मेंशन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप यहाँ पे ये जो आपके पहला जो ऑप्शन है कि भाई ये पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि राजस्व संग्रह के रैयतबारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्रकृति आपदाओं की स्थिति में जो है राजस्व भुगतान की छूट दी गई थी, डायरेक्टली आप गलत कर सकते थे। कैसे?
क्योंकि ये कर्नवालिस के द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई कर्नवालिस तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, तो भाई और दूसरा जो स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए एक बार, कह रहा है कि बंगाल जो है अस्थायी बंदोबस्त के अधीन। तो जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको दिखा दिया कि बंगाल के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, मैं डायग्राम पे भी बताया। और ये संभव, मैं फिर से कहूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा यार टॉपिक को अच्छे से, है ना। हालांकि परमानेंट जो ये सिस्टम था, यहाँ पे मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा था, तो कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ना। इसका उद्देश्य क्या क्या था, मैं तो पूरे मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीजें, ये टॉपिक को पढ़ाया हूँ, तो पूरे डिटेल में सारी चीजें हैं। एक बात मैं आपको कहता हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैं आपको कई बार यूट्यूब पे भी आके बताया हूँ कि भाई वो पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यही टॉपिक वो है जो कि आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन बना सकते थे। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में क्या क्या प्रावधान है, आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जो है, यदि जमींदार नियत तिथि पर जो है या फिर उससे पहले राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था, तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। बिल्कुल सारे की पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ। अब रैयतबाड़ी व्यवस्था को जरा सा देख लीजिएगा, भाई यहाँ पे क्या है प्रावधान है। रैयतबाड़ी व्यवस्था ये भी डायग्रामिकली मैं समझाया हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी भूमिका, रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू करने का जो प्रमुख कारण है वो, रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है का प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैयतबाड़ी व्यवस्था, यहाँ पे सब कुछ है ना। किसने लागू किया था, कौन से क्षेत्र में लागू हुआ था, यहाँ पे सब कुछ, और क्वेश्चन को डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सब कुछ मैं लिखा हूँ। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इससे भी टफ आता तो आराम से क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो अगर मैं कहूँ तो अगर हिस्ट्री का अच्छे से कवर किया, हिस्ट्री को खासतौर पे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उस क्वेश्चन को बना सकते थे। अभी मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। हाँ, आप कहेगा सर ये क्वेश्चन तो जो है इन्वायरमेंट का है, तो आप यहाँ पे एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में जो है भारत, मतलब कि भारत के देशीय वृक्ष है, मतलब कि भारत में ही इसका जो है उद्भव हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कह रहा है काजू, पपीता, रक्त चंदन। रक्त चंदन से यहाँ पे होगा लाल चंदन होगा। ठीक है, जो कि थोड़ा सा रक्त चंदन, वो तो समझ ही रहे हैं कि रक्त चंदन का मतलब होगा। एग्जामिनर यहाँ पे परेशान करता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही सब होता है ना, क्योंकि रक्त चंदन दिया है, तो कुछ लोग अगर नहीं सोचेंगे रक्त लाल होता है तो लाल चंदन होगा, तो दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन को बनाने में। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब मैं आपको पढ़ाया हूँ, तो जो पुर्तगाली का देन है, ये जो क्या क्या देन है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाता है। क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको, हालांकि जब आप इन्वायरमेंट को कवर करते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ते हैं, तो वृक्ष के बारे में बहुत अच्छे से आप कवर करते हैं चीजों को। लेकिन मैं कहूँगा ये एग्जामिनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूछा है, जो मॉडर्न हिस्ट्री को भी अच्छे से कवर किया है, तो वहां से क्वेश्चन आप बना सकते थे। ठीक है, चलिए, तो मैं पुर्तगाली के पास लेके चलता हूँ, है ना। पुर्तगाली अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना किया था, यहाँ पे तो आप सबको पता ही होना चाहिए, वास्को डी गामा। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाँ, पुर्तगाली का जो देन है वो क्या क्या देन है, जरा सा देखिएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, पुर्तगाली का जो देन है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ एकदम, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अभी की पॉइंट नहीं किया हूँ, जिनके पास पीडीएफ होगा सब कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस, कई बार ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन फसल के संदर्भ में देखा जाए तो ये पुर्तगाली का जो देन है, तंबाकू है, लाल मिर्च है, पपीता है, आलू है। तो देखो पपीता आपके ऑप्शन में था, उसके बाद यहाँ पे मक्का होगा, टमाटर होगा, कहवा, अमरूद, ये सब जो है पुर्तगाली का देन है, और आपके ऑप्शन में यही शब्द आता है। और काजू के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ये कई बार न्यूज में भी रहा है ना, ये ब्राजील में उसका उत्पत्ति हुआ है। और लाल चंदन की अगर मैं बात करूँ तो ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र में होता है ये, और भारत की देन है, आप सबको पता होना चाहिए, भारत में ये उसका उद्भव हुआ है, और ये कई बार न्यूज में रहता है। ठीक है, अगर आप विजन आईएएस को कवर किया होगा तो वहां पे भी क्वेश्चन दिखा होगा, तो ये क्वेश्चन इजीली बना सकते थे। और मेरे नोट्स में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये सारी चीजें सब था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, और ये भी क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि मैं पहला जो टॉपिक दिया था प्राचीन भारत का इतिहास का, वहीं पे सारी चीजें मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये सारे की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया था, और यहीं से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। मैं फिर से कहूंगा, अभी अगर आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर आप बुक की अगर मैं बात करूँ तो आप कौन से बुक पे जा सकते हैं, अभी एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद बुक भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में मेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने मेंस वाला आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो 8 क्वेश्चन जो आया था इसमें, तो 7 क्वेश्चन, 8 में से 7 क्वेश्चन नोट से आपको यहाँ पे दिखा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मेरे नोट्स में सब कुछ है, नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा, बताऊंगा कि भाई इसमें मेहनत किया गया है, एक बुक का कंपैरिजन नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास के लिए आपको, चूंकि इसका दायरा इस बार कम था हिस्ट्री का, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगले बार भी कम रहेगा, लेकिन बीपीएससी में अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो लगभग 35 क्वेश्चन रहता है इतिहास से। ठीक है, तो बुक की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इतिहास को कवर करते हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगा अब आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। न्यू एनसीईआरटी कौन कौन सा, तो न्यू में पढ़ना है आपको 6वीं, 7वीं, 8वीं, उसके बाद 12वीं। ये जो है 12वीं में 3 पार्ट होता है ना, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो ये आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड में आपको क्या करना है,
ये क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बहुत जल्द कवर हो जाता है ना। ओल्ड में आपको मैं कहूंगा, अगर बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ओल्ड में आपको प्राचीन भारत के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आर एस शर्मा की बुक है, इससे अच्छी बुक नहीं है, उसको कवर करिए, पढ़िए अच्छे से, 2 बार 3 बार रीड करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, ये बल्कि बुक जरूर है, लेकिन वहां से सारी चीजें कवर हो जाएगा। मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक आती है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी है। और मॉडर्न के लिए मैं फिर से वही सजेस्ट करूंगा, स्पेक्ट्रम। और उसके बाद बिपिन चंद्रा सर की जो शुरू का 3-4 टॉपिक है उसको करिए, बाकी आप स्पेक्ट्रम से करिए। ये है जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूँ। आपकी अगर सर इतना टाइम तो नहीं है कि मैं पूरा चीजें कवर कर पाऊँ, तो देख लो, आप पे डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो आप मेरे साथ भी आ सकते हो। मैं यहाँ पे कंप्लीट सेक्शन का वीडियो पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ, जो कि स्पेशल प्री का बैच है, मेंस का भी बैच चल रहा है, तो जो लोग इच्छुक है पहले आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री का। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाने का कोशिश किया हूँ। अब मैं आपको पोल साइंस पे लेके चलता हूँ, जिसका योगदान लगभग 20 से 21 क्वेश्चन था, है ना। 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन का लेवल क्या था, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उसे कवर करते हैं। चलिए, पहले मैं आपको जो कहता हूँ ना कि भाई भारतीय संविधान की जो भाग है, 22 भाग है, और अनुसूची जो भी आप यूपीएससी अनुसूची है भाई, 12 अनुसूची है भारतीय संविधान की, अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद होना चाहिए। और 395 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं कई बार यूट्यूब पे भी बता चुका हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी जो है डायरेक्टली अभी मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि भाग से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा, अनुसूची से एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा, और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि बहुत आसान होता है। भाग अनुसूची याद है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर लेंगे आप। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको पहला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, है ना। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 20-21 क्वेश्चन के आसपास में था, और जो कि मैं सारे क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि संविधान के जो है, संविधान के अधिनियम 1992, तो 1992 जब ये आ रहा है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 71वां संविधान संशोधन, और ये महत्वपूर्ण है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची, देखिएगा 8वीं अनुसूची से प्रश्न पूछ लिया गया में संशोधन किया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि मूल संविधान में जो है कितना 14 जो भाषा है उसमें शामिल किया गया है। तो 21वां संविधान संशोधन में आप देखिएगा तो एक जो भाषा है उसको लिया गया था, सिंधी को। 71वां में जो लिया गया था 3 भाषा को, है ना। और उसके बाद जो 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसमें 4 भाषा को लिया गया था, और ये तरीका भी मैं बताया हूँ जब मैं पढ़ाया था तो वहां पे। ठीक है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे नोट्स में ही खाली मिलेगा, आपको बुक में भी मिल जाएगा, हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। नोट्स के संदर्भ में ये है कि जाहिर सी बात है एक जगह आपको सब कुछ मिल रहा है की पॉइंट करके, अभी मैं दिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो है 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, एक था कोकनी। अब यहाँ पे कई बार ना इसका क्रम भी पूछ लिए जाते हैं ना, एक था कोकनी था, दूसरा मणिपुरी था, और तीसरा नेपाली। देखो भाई क्रम वाइज में दिया गया है। ये जो चौथा आप जो देख रहे हैं ना भाई, ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, वहां पे 4 भाषा को शामिल किया गया था, तो वहां पे था। ठीक है, तो ये 3 आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा नोट्स पे लेके चलता हूँ, और इसका ना आपको क्रम भी याद रख लेना है, क्योंकि सिंधी भाषा 15वें नंबर पे आ गया था, ये 16वें, कोकनी 16वें पे आ गया था, और ये मणिपुरी 17वें पर, और नेपाली जो है 18वें पे आ गया था। 4 भाषा और आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पे डोगरी था, बोडो था, मैथिली था, और सबसे लास्ट में संथाली था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और महत्वपूर्ण होता है यार कुछ चीजें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होता है। और ये ऑलरेडी आपको जब आप तैयारी करते हैं ना, और जाहिर सी बात आपने अगर अच्छे मेंटर से पढ़ रहे हैं तो वो मेंटर आपको बताते हैं कि भाई इस तरीके से आप चीजों को कवर करिए, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना मिस हो और क्वेश्चन छूटे ना। तो मैं पोल साइंस का नोट्स पे लेके आ चुका हूँ, और अभी दिखा दूंगा। मैं फिर से अभी लास्ट में भी मैं बता दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए। मैं जो नोट्स तैयार किया हूँ ये कौन कौन से बुक का इसका कंपैरिजन है। कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं ना कि सर आप बता दीजिए कि आप जो नोट्स बनाए वो कहाँ से इसका जो है की पॉइंट मेंशन किए हैं, और कौन कौन से की पॉइंट हमें मेंशन करना चाहिए, वो भी मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ अनुसूची के तरफ, नहीं तो एक एक करके दिखाऊंगा तो लंबा चला। देखो प्रथम अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया, ऑलरेडी वो की पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय, तृतीय, चौथी, मैं आपको 7वीं और 8वीं देखो यहाँ से भी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची से भी प्रश्न पूछा गया है, और यहीं से आपको दिख जाएगा वो भी क्वेश्चन। ठीक है, अनुसूची से 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा पोल साइंस में। जो 12 अनुसूची है ना भाई, उससे 2 क्वेश्चन दिखेगा, जो कि यूपीएससी में बात कर रहा हूँ 2024 में जो कल एग्जाम हुआ उसमें। चलिए, तो 8वीं अनुसूची पे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ, जब मैं पीडीएफ देता हूँ तभी मैं यहाँ पे बताया हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहला जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1967 में 21वां संविधान, और ऑलरेडी ये अभी नहीं हाईलाइट किया, उसी से मैं किया हूँ जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब देता हूँ तब 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें देखिएगा कोकनी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया है,
और यहाँ पे 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था 92 नंबर का, यहाँ पे देखिएगा, वहां पे जगह नहीं था तो यहाँ पे लिखा हूं मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इसको शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, देख सकते हैं। तो नोट्स में ये चीजें मेंशन क्यों होगा, क्योंकि बुक में जाइएगा तो लंबा चौड़ा कहानी रहेगा, आप क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें हैं ना, तो सब कुछ आप एक जगह नहीं कर सकते ना, लेकिन नोट्स आपको इस तरीके से क्रिएट करना है जो आपकी एग्जाम की डिमांड है। ऐसा नहीं कि नोट्स नोट्स की तरह होना चाहिए, बुक की तरह नहीं होना चाहिए, तब तो आप मल्टीपल टाइम डिवीजन करेंगे ना। और ये नोट्स हालांकि 120 या 30 पेज का है, जिसमें पूरा पॉलिटी इसमें है। और अगर मैं 20 क्वेश्चन में कहूंगा तो लगभग 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्टली इस नोट से आपको दिखेगा। अभी मैं अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, यह भी बताऊंगा कि ये नोट्स कहाँ से तैयार किया गया, आप लोग भी तैयार कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जरूरी है भैया, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और हालांकि आपको यहाँ पे दिखेगा, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, मैं कहूँगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय है ना, यहाँ पे देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने निजता, इस शब्द को पकड़िए है ना, ये शब्द जरूरी होता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, जो भी मैं ये वो वाला जो टॉपिक बताता हूँ कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां पे कि भारतीय संविधान जब आप पढ़ रहे हैं तो भाग 1 से लेके भाग 9 तक तो आपको बहुत अच्छे से जितना भी आर्टिकल है वो, और साथ में ये भाग के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं और यहाँ पे आर्टिकल 21 से संबंधित है। मैं दिखाता हूँ नोट्स पे कितने अच्छे से मैं कवर कर रहा हूँ, और ये जरूरी होता है। ये तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपको जब आप अभी मैं फिर से कह रहा हूँ देख रहे हैं वीडियो को, तो जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर अगले यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये चैप्टर है मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का, जो आप लोग पढ़े हैं, मेरे साथ जुड़ के पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ आर्टिकल 21, देखो ये आर्टिकल 15 है, ये 14 था, ये 15 था है ना, 13, 12 ये सब था, ये 17 है, ये 18 है। देखो यहाँ पे एकदम जो की पॉइंट है ना वो मैं कवर कर दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये 19 है आर्टिकल, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 का 3, 21, देखो भाई 21 में साफ साफ है, 2 बार लिखा हूँ आर्टिकल 21 को, ठीक है। यहाँ पे पहले तो मैं लिखता हूँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये डायरेक्टली हालांकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कह रहा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित नहीं किया जाएगा। ये सारे के पॉइंट है जो कि लिखा हूँ। अब इसके बाद भी और लिखा हूँ जहां से ये आता है क्वेश्चन, और मैं वही चीज लिया हूँ जो पीएससी में भी आया है और अलग अलग एग्जाम में आया है, मैं एकदम तोड़ के लिख दिया हूँ कि अनुच्छेद 21, देखो अनुच्छेद 21 का ए अलग है, अलग अनुच्छेद, इसमें अलग प्रावधान है, ये आर्टिकल 21 का मैं बात कर रहा हूँ है ना। तो मैं लिख दिया हूँ कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको है, गोपनीयता का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। ये डायरेक्टली प्रश्न ना, ये जो लाइन देखा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ ना कि प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो आपको मिला है ये कौन से आर्टिकल के तहत, विदेश जाने का अधिकार जो आपको है वो कौन से अनुच्छेद के तहत। तो ये सारे की पॉइंट मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि क्वेश्चन आप बना पाएंगे, और जाहिर सी बात आपके सामने सब कुछ है। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना डिटेल में डिस्कस करूंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, पहले 24 नंबर को देखिए, उसके बाद मैं 25 नंबर पे आऊंगा। अब देखिए ये भारतीय संविधान की भाग है, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संविधान की भाग रटना जरूरी होता है, 22 भाग है। ध्यान से सुन लीजिएगा भाई साहब, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको नोट्स दिया हूँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। जो भाई साहब मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, आप शुद्ध से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ 22 भाग 12 अनुसूची आपके दिमाग माइंड में होना चाहिए, और 395 अनुच्छेद जो है ना, तो उसमें कम से कम आपको 100 प्लस आर्टिकल याद होना चाहिए। 100 प्लस आर्टिकल कौन कौन सा होगा, यूट्यूब पे जाइए मिल जाएगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा, अगर 70वीं बीपीएससी आपका टारगेट है तो। खैर पहले मैं आपको भाग पे लेके चलता हूँ। देखिए भाग 9, ये अच्छा क्वेश्चन क्या है जरा से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको चुनना है कि कौन कौन सा सही है, क्योंकि सही उत्तर को चुनना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नगर पालिकाओं की शक्ति, संविधान के नगर पालिका शब्द को पकड़िए, नगर पालिका, तो जाहिर सी बात है पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद भाग 9 में है। भाग 9 का ए बोलिए चाहे भाग 9 का क बोलिए, तो उसमें नगर पालिका का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। अभी मैं दिखाऊंगा नोट्स पे लेके, आपको ये डायरेक्टली दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है भाग 18 में है ना, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा भी चुका हूँ। तो ये भी आपको दिख रहा होगा भाग 8। संविधान संशोधन 3 से 68 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है संविधान में, और आर्टिकल 368 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये और एक और क्वेश्चन डायरेक्टली आर्टिकल से पूछा गया है, इसमें यूपीएससी में बात कर रहा हूँ अभी उसमें। तो जैसे मैंने तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा, देख सकते हैं, और ये यहाँ पे दिख जाएगा, ये सबसे लास्ट में मैं मेंशन करके दिया हूँ आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आर्टिकल और कौन कौन से प्रावधान है, यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 क में, ठीक है, ये पूछा था ना। भाग 18 आपात से संबंधित है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि भाई 3 आपात आर्टिकल 352,
356 और 360 आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आर्टिकल 352 से 356 तक है। और अगला जो भाग है भाग 20 है ना, जो कि अनुच्छेद 368 है और संविधान संशोधन, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने, ठीक है। एक एक करके थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को दिखाऊंगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हो सकता है कि आपको ना दिखे। अगला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक विकास। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए। भारत के संवैधानिक विकास से आप देखिएगा तो 2023 में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय शायद क्वेश्चन पूछा गया था शायद चार्टर एक्ट से 1813 का जो है चार्टर एक्ट आया था, शायद उससे पूछा गया था, वैसा ही कुछ था, है ना। इस बार 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारत का जो संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, तो एक तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 1773 से लेके 1858 तक जो है ये ब्रिटिश कंपनी के हाथ में रहता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में शासन व्यवस्था को लेता है, तो 1858 से लेके 1947 तक जो है अपने हाथों में रखता है, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा नहीं होता है, आपको 5 से 6 ही याद रखना होता है और यहीं से क्वेश्चन हमेशा आपके मेंस में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं। तो प्री में देखिएगा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट है, कह रहा है कि दोनों में से कौन कौन सा सही है, और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। और मैं जो पढ़ाया हूँ ये टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, पहले भारत के संविधान के बारे में बेसिक बातें लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं की पॉइंट, ठीक है। उसके बाद भारत का संवैधानिक इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि भाई भारत का में कंपनी का शासन 1973 से 1958 और उसके बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से 1947, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट का सारे फैक्ट यहाँ पे लिखा हूँ, आप एक एक करके देख सकते हैं। 1781 ईस्वी का जो आता है एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। मैं फिर से कर रहा हूँ, आप एम लक्ष्मीकांत लिखिएगा तो यहाँ पे कुछ चीजों को स्किप कर दिया गया, लेकिन मैं वो सारी चीजें मेंशन किया हूँ। 1786 का जो है अधिनियम है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1793 का चार्टर एक्ट आता है, उसके की पॉइंट। 1813 का, शायद 1813 से ही 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी की मैं बात करूँ तो। इस बार भारत शासन अधिनियम 1933 से पूछा गया, तो मैं आपको 33 पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली। तो 33 में 1935 देख सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें वो सारे की पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ की गई, सॉरी मैं भी चाहता हूँ। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार में संयुक्त प्रांत, असम में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधान परिषद का जो है यहाँ पे गठन किया गया। देख सकते हैं ये वो की पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाहर आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे मैं वो भी मेंशन कर रहा हूँ कि अम्बेडकर जो कोर्ट है ये भी मेंशन कर दिया हूँ, और यहाँ से सीडीपीओ में प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखेगा स्टेटमेंट, और आप क्वेश्चन को आराम से रिलेट कर सकते थे, तो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32 से पहले 31 नंबर का, ये भी पोल साइंस का क्वेश्चन है। कह रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार्यभार संभालने से पहले, हालांकि ये आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। तो कह रहा है कि पहले संविधान सभा के अस्थायी आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्थायी सभापति कौन थे। अब देख सकते हैं ये टॉपिक ही मैं आपको पढ़ा हूँ, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको मिल जाएगा हर जगह। लेकिन मैं जो यहाँ पे नोट्स में मेंशन किया हूँ, देख सकते हैं भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के निर्माण से वो सारे फैक्ट्स मैं फिर से कर रहा हूँ, आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। और पढ़ लीजिएगा भाई साहब अच्छे से, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होता है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ, हाईलाइट करके दे दिया हूँ आप लोगों को। नई दिल्ली, और कहाँ पे हुआ है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कौंसल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, और इसमें 211 सदस्य ने भाग लिया था। और यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर दिया हूँ कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठतम ये सदस्य थे, ढाई से बात सबसे ज्यादा एज के ये थे, आपको पता होना चाहिए। तो इसको बनाया गया था अस्थायी, जो कि 9 दिसंबर को। उसके बाद भी आगे लिख दिया हूँ 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और यही ये जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। बहुत सारे की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही की पॉइंट लिखा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, मैं आपको सारी चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा। मैं प्रारूप समिति से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो वो सारे की पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी आप लोग समझदार है। संविधान का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन का टाइम पीरियड, ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, अब अगले एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान लागू कब हुआ था, कौन सा अनुच्छेद जब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था, उसमें संविधान में शामिल किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो महत्वपूर्ण है, जो मेंशन करते हूँ, जो कि आपको एक बुक में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे ही बहुत बड़ा वीडियो हो गया, क्योंकि आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा भाई,
आर्टिकल 368 अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ ना, भाग 68 में जाके, और 368 से जो कि भाग 20 में है ना, भाग 20 में, और आर्टिकल 368 से यहाँ से प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा है, मैं आपको बता ना कि एक भाग 368 से दो क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 368, ठीक है। एक तो दैट से भाग पूछ लिया गया था, है ना, और एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कितना महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन नोट्स में था, मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो नोट्स है भाग 6 में, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति सब के बारे में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री, ये सब कवर करते हैं, वहाँ पे लेके चलता हूँ, चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन भाग 6 से पूछा गया था। एक चैप्टर है भाई साहब कार्यपालिका, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ। एक चैप्टर है कार्यपालिका, आप लोग बहुत अच्छे से कार्यपालिका को कवर कीजिएगा, है ना। भाग 6 में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन जो चैप्टर है ना, इतना महत्वपूर्ण है ये जो चैप्टर है। तो आप इसको कवर करेंगे ना, तो इसमें संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका दोनों साथ में करिएगा, और बिहार के संदर्भ में भी इसे पढ़ लीजिएगा। हालांकि मेरे नोट्स में सारी चीजें मेंशन है। तो जैसे संघ की कार्यपालिका है, तो इसमें राष्ट्रपति, क्योंकि इसका निर्माण होता है, कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण किससे किससे होता है। तो राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट मैं मेंशन भी करती हूँ, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि एक एक करके हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन भी आपको अभी दिखेगा। तो ये भी क्वेश्चन जो आपको दिखेगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं संसद में जो है धन विधेयक, ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस नोट्स में सारे की पॉइंट मेंशन है, और देख सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में, प्रोटेम स्पीकर, मेंस का आंसर राइटिंग में करवाना था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। हालांकि आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये जो चैप्टर है नोट्स में प्रोटेम स्पीकर के बारे में बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें पढ़ाया हूँ, देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जो मैं एक मिनट किधर यहाँ पे, ठीक है भाई, सारे टॉपिक कवर है डिटेल में। यहाँ पे देख सकते प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपसे पूछा है ना, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हूँ, किधर भाग गया नोट्स, यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में सारे की पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः लोकसभा का सबसे जो है वरिष्ठतम सदस्य होता है ये प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव में जो है सदन की जो है यहाँ पे मदद करता है, एवं नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण दिलाता है। ये सारे के पॉइंट लिखा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। और बजट सत्र से भी प्रश्न पूछा गया है, बजट सत्र को मैं बहुत मानसून सत्र जो है, शीतकाल सत्र, टाइम पीरियड भी मैं मेंशन कर दिया हूँ एक एक करके, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे लोकसभा के जो लोकसभा राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छा, ये लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ, देख सकते हैं, है ना। कहाँ कहाँ से कितने सदस्य चुन के आते हैं, ये सब कुछ की पॉइंट लिखा हूँ, आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में, ये सारी चीजें है ना। अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य क्या क्या होता है ना, वो प्रोटेम स्पीकर अभी तो मैं बता ही दिया हूँ, वो सारे की पॉइंट मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हैं ना। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, ये कई बार हालांकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, निजी सदस्यों के पूछे जाने वाले प्रश्न, ये प्रस्ताव क्या होता है, जिसमें आप सबको कई बार आप लोग पढ़ते हैं, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सब और डिटेल में लिखा हूँ, जो कि एग्जाम के आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण है, और आप मेंस का शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होता है ना, तो वीडियो में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, पढ़ाया हूँ तो पूरे डिटेल में, जैसे साधारण विधायक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है ना। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, क्वेश्चन देखिएगा तो, है ना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि करके बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ। साधारण विधेयक क्या होता है लिखा हूँ पहले यहाँ पे की पॉइंट में, कि भाई हमें ये चीजें कवर करना है, तो नोट्स में ये आप मेंशन करिएगा। जैसे धन विधेयक था, यहाँ पे वित्त विधेयक था, कौन सा आर्टिकल इसमें आता है ना, यहाँ पे देख सकते आर्टिकल लिख दिया हूँ जो महत्वपूर्ण होता है ना। तो बहुत यार मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग समझदार है, समझ ही रहे हैं। ये आर्टिकल 368 से क्वेश्चन पूछा गया था ना, आपके सामने देखिए, इतने अच्छे से मैं कवर किया हूँ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। संसदीय समितियां, जैसे लोकसभा समिति होता है, पराक्रम समिति होता है, लोक उपक्रम समिति होता है, ये सब तो कोई पढ़ाते ही नहीं है, मैं देखता हूँ। तो अब जैसे लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है, पराक्रम समिति क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाया हूँ। आपको जैसे राज्य विधानमंडल के बारे में वेरी सारे की पॉइंट्स एक जगह आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन शायद पूछा गया था, तो जो कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो बड़ी लंबा हो गया है, मैं बताने वाला हूँ नहीं। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं अगले वीडियो बता दूंगा, आप चाहे तो खुद से भी मिला सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, महाभियोग, राष्ट्रपति के बारे में बेसिक बातें यहाँ पे सारी चीज मेंशन किया उस नोट्स में, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो 20 में से कहूँगा लगभग 18 क्वेश्चन या डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 18-19 क्वेश्चन में कहूँगा। एक क्वेश्चन वो है, वो करंट अफेयर्स बेस है, तो वो चीज़ें मैं मेंशन नहीं किया था, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने का कोशिश में किया हूँ, दिख जाए। अब ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी का, लेकिन हाँ आपको वही चीजें मैं दोबारा बताऊंगा कि की पॉइंट जरूरी होता है। जैसे अभी डायरेक्टली एक रिवर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो अगर आप स्पेशल बिहार को मान लीजिए कवर किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज से अनुप्रवाह में
गंगा में मिलने वाली हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप दिमाग लगाएंगे कि भाई यहाँ पे ये नदी तो गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश में बह रही है। अब बिहार के संदर्भ में आपको 3 नदी को ध्यान में रखना है, जो कि गंगा नदी का जैसे बात सबसे एरिया तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में है ना। बिहार के बीचों बीच से ये नदी बहती है। बिहार की अगर नदियाँ को अच्छे से कवर की है तो आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले यहाँ पे गंडक है, ठीक है, यहाँ पे आपको गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है। क्वेश्चन में क्या है जरा सा देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए गोमती तो जैसे बात है पहले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घाघरा नदी भी दिखेगा, है ना। घाघरा इससे पहले मिलता है, जो कि गंगा इधर से आ रही है तो घाघरा पहले आएगी, उसके बाद गंडक आएगी, है ना। तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को आराम से घाघरा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक और उसके बाद कोसी सबसे लास्ट में भी आपने देखा मैप पे। तो अच्छे से पढ़े हैं तो मैं कहूँगा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। खैर ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। ज्योग्राफी, हाँ, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको पोल साइंस के लिए कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। देखो भाई एनसीईआरटी मैं कहूँगा 11th-12th को कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगा 9वीं और 10वीं का भी सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से जरूर पढ़िए, ये सभी लोग पढ़ते हैं, जरूरी होता है। उसका सारा टॉपिक नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ कि कई बार जो टॉपिक मैं बताया हूँ यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, जितने टॉपिक मैं बताया हूँ, है ना, उतना टॉपिक आप एम लक्ष्मीकांत से कवर करिए, है ना। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना ही करना है, चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, दोनों का पीवाईक्यू पोल साइंस के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गया है जैसे ज्योग्राफी का, वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, वो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर करिएगा कवर। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिले हैं, तो 6ठी से लेकर 12वीं तक। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो भैया हम आपको जो एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी दिए हैं, ज्योग्राफी का पीडीएफ एंड डिटेल नोट्स, बार बार उसे रिवीजन करिएगा। और साथ में जो भारत का ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, है ना, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया हूँ, वो अलग से पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ। किधर चला गया, ये तो भारत का भूगोल, सॉरी ये तो बिहार का ज्योग्राफी है, ठीक है। एक मिनट, मैं इंडियन ज्योग्राफी में दिखा देता हूँ। बिहार का ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से कवर करिए बीपीएससी वाले। ये इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स है। तो इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो डायरेक्टली आपके इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आया था इस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे कोरियलिस बल से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छे से हम लोग जो भारत की जलवायु को कवर किए हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक, तो भारत की जलवायु बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ। अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, कोरियलिस बल क्या होता है, और कोरियलिस बल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद भारत के जो जलप्रपात है ना, तो वहां से भी प्रश्न पूछा गया था इंडियन ज्योग्राफी में मैं बात करूँ। हालांकि कोरियलिस बल तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं आपको भारत की जलवायु पढ़ाया हूँ तो वहां पे भी पढ़ाया हूँ। तो ये जो पीडीएफ है तो वो भी आपको कवर करना है। तो एक तो एनसीईआरटी का पीडीएफ दिया हूँ 6ठी से लेकर 12वीं ज्योग्राफी का, वो करिए। और ये इसका इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो स्पेशल जो है ये आपको मैं पीडीएफ दिया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहता है, किसमें, तो बीपीएससी में इंडियन ज्योग्राफी से। तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं फिर से करूँ, इसे बार बार रिवीजन कर लीजिए ना, पीवाईक्यू लगा लीजिए, मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ उसे कर लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाहर जो लोग खुद से भाई तैयारी कर रहे हैं, बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा कुछ सेक्शन का, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत काम देगा और जरूरी होता है। अभी आपने देखा, अभी मैं आपको बताया, इवन यूपीएससी तक ये कितना कारगर साबित होता है। देखो मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम की जो डिमांड होता है ना, उसे आप अपने नोट्स में पूरा कर देना, चाहे यूपीएससी दो या बीपीएससी दो। टॉपिक कवर है तो क्वेश्चन आप बनाइएगा। मैं आपको लाइव सब कुछ दिखाया हूँ और सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ, यहाँ पे कोई हवाई वाली बात नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा। अच्छा, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान था, अभी मैं दिखाऊंगा करंट अफेयर्स से डायरेक्टली जो मैं वो कवर करवाया हूँ, करंट अफेयर्स का जो नोट्स दिया हूँ, तो कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आया है। और जाहिर सी बात है वो मैगजीन भी आप कवर किए हैं, खासतौर पे पीडी मैगजीन को कवर किए हैं, क्रॉनिकल को कवर किए हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज था, जो लगातार न्यूज में था, उसे कवर किए हैं। तो आराम से क्वेश्चन आप बनाए होंगे ज्योग्राफी का, मैं ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स का भी। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 60 to 70% क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। और स्कीम से देखिएगा, इस बार 4 क्वेश्चन डायरेक्टली स्कीम से पूछा गया है, ठीक है, जो न्यूज में था, जो युद्ध अभ्यास होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स में। तो वो सब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, आपको अगला वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, ज्योग्राफी का, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो मैं आपको आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा कहाँ से वो भी क्वेश्चन था। और आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए और क्या करना चाहिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और जरूरी होता है जो चीजें आपके एग्जाम की डिमांड है ना भाई, मैं आपको हमेशा बताऊँ, वो चीजें को पूरा करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।